हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, पेपर 2 के अंदर मैंने कल आपको पेपर 2 हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, राइट। हम जिसे कर भी रहे हैं, फर्स्ट यूनिट हम कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड जितने टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए थे और अब हम एसी सर्किट एनालिसिस करेंगे डिफरेंट सर्किट्स को लेके। तो उसके लिए मैंने कल आपको कुछ डेफिनेशंस लिखवाई थी और ये कहा था कि हम एवरेज वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपकी कैलकुलेट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के लिए, राइट। तो आज के लेक्चर के अंदर मेरा यही टारगेट है कि हम उन दोनों टॉपिक्स को कवर कर लें। फर्स्ट आपका एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड सेकंड आपका रहेगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो हमें अब यही दोनों करंट वो आपके जो टॉपिक्स है वो कवर करने हैं। तो आप आज के लिए हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एवरेज वैल्यू या फिर आप बोल सकते हो मीन वैल्यू। ठीक है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हमें ये टॉपिक करना है और साथ में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करनी है। अब ये बात बेटा कि आपको क्या करना है, मीन या एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, हम साइन वेव या कोसाइन वेव्स क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके अंदर करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, और जो हमारा एक उसमें पीरियोडिक है वो हमारा रिपीट होता जा रहा है, रिवर्स उसमें भी। ठीक है, तो अगर इस तरीके से इसके अंदर हो रहा है बेटे ये चीज़ ध्यान दो कि जो करंट है आपका, सपोज एक पाथ पे क्या हो रहा है पॉजिटिव और एक पाथ पे क्या हो रहा है आपका नेगेटिव हो रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का, हम तो 1 साइकिल कहते हैं, तो अगर पूरी 1 साइकिल कंसिडर करूँ तो जितना करंट उसने पॉजिटिव करंट करा था उतना ही उसने नेगेटिव करंट कर दिया। इसका मतलब कंप्लीट साइकिल के अंदर तो हमें कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी, वहाँ पे तो हमें ज़ीरो मिलेगा सब कुछ। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम मीन वैल्यू को कंसिडर करके चलेंगे। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, इन दोनों का एवरेज वैल्यू क्या करना है, हमें इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मीन वैल्यू के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आप लिख लीजिए द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि हम इसके अंदर साइन या कॉस दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, तो हम साइन का कंसिडर करके चल लेते हैं। आई नॉट साइन ओमेगा टी ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज ज़ीरो। हमें पता है कि जो मीन वैल्यू आएगी आपके पूरे उसकी मतलब एसी साइकिल की उस पर निकालते हैं आपका अल्टरनेटिंग करंट। जैसे आप अब हम इसका लेके चलें तो वो भी क्या आएगा आपका ज़ीरो आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या होएगा प्लस में और माइनस में दोनों ही हो जाएंगे, दोनों वो करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 तो भी क्या आ जाएगा अपना ज़ीरो आएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं कि वैल्यू कितनी निकलती है इसकी। ठीक है, क्या इसके अंदर होता है वो हमें फाइंड आउट करना है, बिकॉज the mean value for half period are equal and alternatively of positive and negative, and their sum for complete cycle is ज़ीरो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एवरेज वैल्यू करनी पड़ेगी ओवर एनी हाफ साइकिल। ठीक है, अब क्योंकि मीन वैल्यू अगर पूरे एसी साइकिल की फाइंड आउट कर रहे हैं तो ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 0 to पाई के बीच में एक जैसे यहाँ तक टी के उसमें कर लेते हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा,
हाफ साइकिल का एवरेज उसमें लेके चलेंगे, उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हाफ साइकिल जैसे ये आई नॉट अपना हो गया मैक्सिमम, ठीक है, तो कितने उस यहाँ इस वैल्यू के ऊपर कितना आपका एवरेज उसका आ रहा है AC उसका, हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो AC या जो आपका एवरेज वैल्यू है किसी भी AC की किसी भी ओवर हाफ साइकिल, वो आपका कितना होगा, जितना आपको किस उसमें टाइम पीरियड में निकालना है, हाफ टाइम पीरियड में। तो आपको पता है जितना इसके अंदर ये होगा उतना ही उसमें करंट भी पास करेगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, अब उस हाफ पीरियड ऑफ साइकिल के अंदर क्या करना था, जो हाफ पीरियड हमने कंसीडर किया है, इस हाफ पीरियड ऑफ साइकिल के अंदर हमें अब इसको कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये कहाँ से आएगा, जिसका जो भी आपने DC से आपने ये मतलब वो किया था AC, तो यानी कि हमें DC के कॉरस्पॉन्डिंग बताना पड़ेगा, क्योंकि DC की वैल्यू जो है, जैसे इसमें तो बार बार चेंज होता रहता है, उसका चेंज नहीं होती वैल्यू, ठीक है। तो जितनी हमारी DC सेंड करेगा किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज को, जैसे हम कोई बैटरी लगाएंगे, EMF लगाएंगे ना इसको भी देखने के लिए, ठीक है। जैसे आपने वहाँ पे किया था कि कोई सर्किट जैसे LCR का बनाया या मतलब कोई भी बनाया, तो नीचे आपने एक बैटरी वहाँ पे लगा रखी थी, ठीक है, जिसका पर्टिकुलर कुछ ना कुछ EMF था। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, AC सर्किट एनालिसिस में भी एक अल्टरनेटिंग EMF आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट देखोगे। तो अब यहाँ पे जितना हमारा इसके अंदर ये DC हमारा प्रोड्यूस करेगा करंट को, जितना चार्ज इसने प्रोड्यूस करा, उतना ही किसमें, इस हाफ पीरियड ऑफ साइकिल के अंदर, उतना ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट इस सर्किट के अंदर उतने ही टाइम, हाफ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये आपकी किसकी डेफिनेशन हो गई, आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ AC की उसमें, क्योंकि एवरेज वैल्यू हाफ पीरियड उसमें निकाल रहे हैं, तो हाफ पीरियड के अंदर जितना आपका, आपने हाफ वहाँ पे वो कर दिया ना सिग्निफाई, ठीक है। तो हाफ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जितना DC ने करंट वहाँ पे या चार्ज वहाँ पे प्रोड्यूस किया, उतना ही हमारा AC भी करेगा। ये आपकी किसकी डेफिनेशन हो गई, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC की ओवर एनी हाफ साइकिल, ठीक है। फुल साइकिल के अंदर तो 0 हो गया, अब हमें क्या करना है, हाफ साइकिल के लिए करना है, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर एनी हाफ साइकिल इज दैट स्टेडी करंट, क्योंकि स्टेडी करंट कांस्टेंट करंट होता है, कांस्टेंट करंट कौन देता है, DC तो देता है, ठीक है। तो DC which sends the same amount of charge in a circuit in a time equal to half the time period of alternating करंट, ठीक है। और वो हमने टाइम पीरियड कौन सा ले रखा बेटा, T/2, ठीक है। एज इज डन बाय अल्टरनेटिंग करंट थ्रू द सेम circuit in the same time, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखो हमने हेडिंग डाली थी मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC। एवरेज वैल्यू ऑफ AC के लिए हमने पहले कंप्लीट साइकिल ली। कंप्लीट साइकिल के अंदर हमने ये देखा हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर वाले उस साइकिल हाफ साइकिल के अंदर वो पॉजिटिव हमारा शो कर रहा है, नीचे वाले में नेगेटिव शो करेगा। इन दोनों का मीन लेंगे तो भी हमारा 0 ही आना है वहाँ पे करंट, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 0 हो गया, फिर दोबारा से 0 हो गया, तो इस पॉइंट पे भी हाफ पे भी ये क्या था, 0 ही था। हम फिगर से भी बता सकते हैं।
तो कंप्लीट साइकिल के एवरेज में भी वो ज़ीरो ही आ रहा है। अब हमें क्या देखना है, अगर ये पूरा ज़ीरो आ रहा है तो हम हाफ ये लेके चल लेते हैं, हाफ पीरियड साइकिल के अंदर जो ये T/2 टाइम के अंदर आएगा। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब अगर इसके अंदर आपको करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसके अंदर एवरेज वैल्यू निकालनी है ओवर द हाफ साइकिल के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको इसमें एवरेज वैल्यू निकालनी है ओवर द हाफ साइकिल तो आपको वही इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको वो करनी पड़ेगी जो हमारी ये वाली थी, ठीक है। तो इसको लेके चलेंगे और हाफ साइकिल के अंदर करेंगे। तो यहाँ लिखिए द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट टाइम t, हमें तो t के ऊपर पता है तो हम उसको बोलते हैं I=I0 sin ओमेगा t, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि इसके अंदर, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस टाइम के उसमें है ये वाला, लेकिन अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा जो फ्लो कर रहा था dt टाइम के अंदर, हमें उसको भी बताना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें चार्ज से फिर बाद में, क्योंकि हमने अपनी डेफिनेशन में ये कहा है कि डीसी जितना चार्ज हमारा देगा उतना ही हमारा जो हाफ साइकिल के अंदर मीन वैल्यू होगी करंट की वो उतनी ही आएगी। तो इसका मतलब हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, चार्ज की फॉर्म में इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। और चार्ज की फॉर्म में अगर बताएंगे तो हमें तो चार्ज की फॉर्म में करंट पता है I=dq/dt होता है। इसका मतलब हमें स्मॉल चार्ज आपका प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा स्मॉल टाइम के अंदर, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हो रहा है तो dq को हम कैसे लिखेंगे, dq=I/dt, राइट। तो I की वैल्यू आपकी ये है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए I0 sin ओमेगा t, और यहाँ कितना हो गया dt। लेकिन बेटा अब हमें तो वहाँ पे चार्ज फाइंड आउट करना था ना, तो चार्ज फाइंड आउट, ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ इससे पहले यहाँ लाइन लिख देना कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट flow in circuit in small time dt can be written as like this, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये तो इसके लिए है, लेकिन हमें तो टोटल चार्ज देखना था कि हाफ साइकिल में कितना होता है। सो टोटल चार्ज sent by alternating current in circuit in half cycle इस कितना हो जाएगा बेटा, जितना इसने स्मॉल उसमें फ्लो किया था हम टोटल का देखना चाहेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेट अगर डी क्यू का करेंगे तो वो तो क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे। अब ये किसके उसमें आप देख रहे हो कितना टाइम के अंदर, हाफ साइकिल में देख रहे हो तो हाफ टाइम पीरियड रखना पड़ेगा, तो 0 से T/2 टाइम पीरियड के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा I0 sin ओमेगा t dt, ठीक है। तो अगर इसको करेंगे तो हमें पता है I0 तो क्योंकि टाइम का फंक्शन है नहीं वो तो आगे आ जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, लेकिन कॉस टी होता तो बात अलग है, लेकिन ओमेगा भी है तो ओमेगा नीचे भी आएगा, और यहाँ पे ये कितना हो गया 0T/2, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप करनी है। तो अब यहाँ पे देखो इसका लिमिट पुट करेंगे तो I0 अपर लिमिट रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, लोअर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि कॉस ऑफ 0 माइनस में हमारे पास कितना हो जाएगा कॉस, और ये ओमेगा को भी मैंने बाहर ले दिया एक बारी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा कॉस ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 न्यू लिख सकते हैं, न्यू को 1/t इंटू में ये जो टाइम पीरियड t है इसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल T/2 है, तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पाई कॉस पाई तो ऑलरेडी -1 होता है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा कॉस 0 भी +1, यानी कि ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी कि जो चार्ज हमारा निकलेगा बेटा वो कितना हो गया 2I0/W के इक्वल हो जाएगा, और वही टाइम पीरियड की फॉर्म में करेंगे तो I0 अपॉन में 2π इंटू में t, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब जो चार्ज आपका फ्लो करेगा इसके अंदर वो कितना हो जाएगा I0 t/π के इक्वल हो जाएगा,
ठीक है। अब ये तो इसके इक्वल आ गया हमारा, लेकिन आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये याद है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये कहा था कि जो मीन वैल्यू है हमारा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये कहा था ना कि जो मीन वैल्यू है AC का वो उतना ही होगा जितना हमारा करंट प्रोड्यूस हो, जो हमारा DC था वो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है उस हाफ पीरियड के अंदर। तो अगर उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे तो यहाँ लिखो कि इफ़ IM is mean value of AC, ठीक है, then from definition of mean value of current हमें पता है क्या, जितना करंट, जितना चार्ज DC ने प्रोड्यूस करा था उतना ही हमारा कौन करेगा, हमारा मीन वैल्यू का करंट करेगा, और कितने के अंदर, टाइम T/2 के अंदर। तो ये भी हमारा चार्ज था और ये भी हमारा चार्ज है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों चार्ज है तो दोनों को इक्विवेट कर दीजिए। दोनों को इक्विवेट अगर हम करेंगे, इसको नहीं, इसको, ये आपने सॉल्व करके लिखी थी ना फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो IM T/2 इज इक्वल टू I0 T/π। तो T से तो T आपका कैंसिल हो गया, 2 आपका यहाँ चला जाएगा। तो जो मीन करंट होगा आपका बेटा वो कितना हो जाएगा आपका, 2I0/π, ठीक है। और 2/π को अगर पाई की वैल्यू 3.14 आप रख सकते हो, 2 में 3.14 को सॉल्व करेंगे तो 0.637 I0 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ कि जो मीन वैल्यू है AC की वो हमारी कितनी है, जो पीक वैल्यू I0 मैंने कल बताया था ना पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू का कितना है 0.637 टाइम्स आपका इसके अंदर आता है। और जैसे आपका ये आएगा, आपको पता है EMF भी उतना ही होता है जितना इसके अंदर करंट होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टरनेटिंग EMF की वैल्यू भी इतनी ही आ जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि the mean, that is mean value of AC is 0.637 टाइम्स ऑफ किसके, पीक वैल्यू के, पीक वैल्यू, ठीक है, ऑफ इट्स पीक वैल्यू। जो करंट था AC करंट उसकी पीक वैल्यू के इतने टाइम्स आ गया। और जो EMF होगा, मीन EMF, वो भी हमारे जो आपकी पीक वैल्यू होगी EMF की उसके 2/π टाइम्स ही होगा, यानी कि ये भी 2/π टाइम्स ऑफ E0 और 2/π दोबारा से 0.637 हो जाएगा E0 के। तो यानी कि यहाँ पे मीन EMF भी हमारा जो पीक वैल्यू है उसके 0.3637 टाइम्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेटा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC वाला। अब हम क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वाला करेंगे, ठीक है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। अब आपको क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC करना है। अब बच्चे एक चीज़ ध्यान रखो कि अभी तक अगर हम कोई भी वोल्टमीटर या एमीटर अगर यूज़ करेंगे, ठीक है, वो हमारा सिंपल वाला जो है वो हमारा क्या होता है, DC का होता है, ठीक है। तो अगर DC की उसमें अगर उसको यूज़ करेगा वो तो पूरी रीडिंग लेगा, ठीक है, पूरी के, यानी कि एक पूरी साइकिल में तो हमारे पास तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, यानी कि हमारे पास तो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ अनदर टाइप के आपको एमीटर फाइंड आउट करने पड़ेंगे ताकि हम इसके करंट को चेक कर सके। और अब अगर करंट चेक हो रहा है तो आप सबको पता है कि करंट अगर कहीं पे वो करता है तो हीटिंग इफेक्ट भी आपका करंट का उसके अंदर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें इसके अंदर से हीटिंग इफेक्ट को भी क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, यहाँ लिखो द average value of alternating current over a complete cycle is 0. So ordinary
voltmeter and ammeter will show, क्या शो करेगा कंप्लीट साइकिल के ऊपर? ज़ीरो रीडिंग। तो अगर अब हमें वोल्टेज और करंट फाइंड आउट करना पड़ गया अगर इसके अंदर, तो इसका मतलब हमें कुछ अलग टाइप्स का हमें वोल्टमीटर और एमीटर इसके अंदर वो करना पड़ेगा, बिल्टअप करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू measure the voltage and current of AC, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें कुछ स्पेशल टाइप के डिज़ाइन करने पड़ेंगे इसके अंदर, वोल्टमीटर और एमीटर। ठीक है, AC स्पेशली डिज़ाइन voltmeter and ammeter are used and they are, और वो किस पे, उनके हीटिंग इफेक्ट के ऊपर वो बेस्ड होते हैं। दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो ये किसके अंदर है आपका, जस्ट एसी के लिए। ठीक है, डीसी में तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इसके अंदर, डीसी के अंदर कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये एसी के लिए होता है। ठीक है, तो अब अगर हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारा हीटिंग इफेक्ट के ऊपर होता है, तो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसके अंदर निकलेगी, इसके अंदर करंट फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो वो हमारा किस अकॉर्डिंग डिफाइन होगा, वो भी हमारा यही कहेगा कि जो हमारा स्टेडी करंट, हमारा जितना इसके अंदर स्टेडी करंट की वैल्यू होगी वो उतनी ही होगी जितना अमाउंट ऑफ करंट जो आपका हीट है वो किसी रेजिस्टेंस की वजह से इसके अंदर एसी के उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। मीन्स मैं एक बार स्टेटमेंट बोल देती हूँ, द वैल्यू ऑफ द स्टेडी करंट विच वुड प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए गिवन रेजिस्टेंस। अगर किसी भी, जैसे आपका कोई सर्किट है उसमें किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वजह से जितना स्टेडी करंट हमारा कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, as is produced by a given AC in same resistance of the resistance in the same time। तो हमारा जो AC है वो भी उतनी ही अमाउंट की आपको हीट मतलब प्रोड्यूस करेगी उस सेम रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, इस टाइप की इसकी डेफिनेशन बनेगी क्योंकि हमें इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट के ऊपर इसको बताना है। समझ में आया? तो आप इसके अंदर लिख लीजिए, किसको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू is defined as that such that the steady current means DC which produces the same amount of heat in a given resistance in a given time as is produced by AC when passed through the same resistance in same time। ठीक है,
जितना अमाउंट ऑफ हीट डीसी प्रोड्यूस करता है उतना ही अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर प्रोड्यूस करेगा। और आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि हीट का और करंट का क्या रिलेशन होता है। तो मैं बता देती हूँ कि जितना आपका हीट इसके अंदर होता है, ठीक है, जो रिलेशन होता है आपका कि कितने स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट होती है, तो वो DH अपॉन में DT किसके इक्वल होती है, आपकी I²R के इक्वल होती है। तो ये रिलेशन बस आपको पता होना चाहिए। इस रिलेशन से आप क्या कर सकते हो, पूरा टॉपिक कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें पता है, हमें जस्ट उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इंट्रोड्यूस करवानी है, ठीक है। तो आप लिखिए द instantaneous value of AC at time t is I is equal to I0 sin omega t। और देन अब इसमें करंट हमारा हीट वो कर रहा है ना, तो देन वहाँ पे तो हमारी डेफिनेशन हमने चार्ज से बताई थी, तो चार्ज को वो बताया था। अब यहाँ पे हमें हीट का बताना है, तो स्मॉल हीट बतानी पड़ेगी, ठीक है। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट produced in resistance in small time dt is given by, कैसे मैंने आपको बता रखा है ना, DH अपॉन DT अपॉन दिस होता है। तो आप यहाँ लिख लीजिए DH इज इक्वल टू I²R और यहाँ DT। अब I ये वैल्यू थी, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए। पुट कर दूंगी तो I0 का तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t हो जाएगा, और R था इसको मैं आगे ही लिख देती हूँ, और ये DT का एज इट इज़ कर देंगे, ठीक है। अब हमें भी यहाँ पे भी क्या चाहिए बेटा, टाइम टोटल हीट प्रोड्यूस ही चाहिए ये इसको बताने के लिए, ठीक है। फुल साइकिल के अंदर निकल सकती है, तो फुल साइकिल के अंदर हम इसको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखिए तो total heat produced in the resistance in one full cycle, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे तो हम जस्ट चार्ज का बता रहे थे तो हाफ ही लेना पड़ा। अब इसके अंदर हम फुल साइकिल के अंदर निकाल सकते हैं, तो 0 से t टाइम पीरियड के अंदर ही निकालेंगे। इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो I0²R तो कांस्टेंट होगा क्योंकि वो टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज नहीं हो रहा। 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अब आपको पता है साइन स्क्वायर ओमेगा t को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ओमेगा t को आप लिख सकते हो 1 माइनस में cos 2 ओमेगा t बाई 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या कर रही हूँ मैं, उसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, ठीक है, वो सॉरी इंटीग्रेट कर रही हूँ, ठीक है। तो 1 माइनस में कितना हो जाएगा, cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई होल टू द 2 आएगा। होल टू द 2 को मैं आगे लिख लेती हूँ, तो ये I0 का स्क्वायर R/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका किसका होगा, 1 × में dt और माइनस में जो cos 2 ओमेगा t था ना उसका, ठीक है। अब हमें जस्ट इसका इंटीग्रेशन करना है। लिमिट क्या रहेगी, पूरे साइकिल के अंदर चल रहा है तो 0 से t ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो टाइम पीरियड वो हीट आपकी आ गई थी, वो कितनी आ गई आपकी I0²R, वो I0²R/2। अगर dt के अंदर यहाँ पे देखो 1 का तो t आएगा, 0 से t लिमिट पुट करूँगी तो यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है हमारा t ही रिजल्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें किसके बारे में बात करना है, cos 2 ओमेगा t। cos 2 ओमेगा t के डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sin 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अब मान लो अगर t की वैल्यू 2 भी आ गई तो sin का तो हर फैक्टर 2t के ऊपर तो 0 ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिजल्ट, और साइन 0 भी 0 ही होता है, ठीक है। इसका मतलब वो पूरा रिजल्ट अपना कितना आ गया, 0 आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ से हमारी जो हीट प्रोड्यूस हुई वो I0²RT डिवाइडेड बाई 2 आपकी हो गई, ठीक है। लेकिन अब आपको किसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताना है। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इस किसी भी रेजिस्टेंस के उसमें ये करेगा, उतनी ही उसी रेजिस्टेंस में उसी टाइम पीरियड के अंदर हमारा जो वर्चुअल
या आरएमएस वैल्यू का करंट होगा वो हमारा उतना ही उसके अंदर वो करेगा, उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से होता है तो आप लिखोगे तो इफ़ अगर वहाँ पे वो अब हमारा आई आरएमएस यानी कि आपका वो वाला करंट अगर वहाँ पे जितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है उस रेजिस्टेंस के अंदर वो एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा ना हमें इसके लिए। ठीक है, तो आई वी इज़ द आई वी ले लो या आई आर एम एस इज़ द आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी देन बाय डेफिनेशन ऑफ आर एम एस करंट। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, हीट इज इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर, आर एम एस का स्क्वायर, और यहाँ पे उस रेजिस्टेंस और उस टाइम के अंदर बताना था ये भी हीट है ये भी हीट है, तो इन दोनों को इक्विवेट कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आपके पास क्या आ गया, आई आर एम एस का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा, आर टी इज़ इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई 2। आर टी तो आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ से आई आर एम एस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स आई आर एम एस इज़ इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, और 1/√2 किसके इक्वल होता है, 0.707 के। तो इसका मतलब आई आर एम एस इज़ इक्वल टू 0.707 टाइम्स आई नॉट। ठीक है, इसका मतलब जो आर एम एस वैल्यू है आपकी अल्टरनेटिंग करंट की वो आपकी पीक वैल्यू के कितना है, 0.707। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे बच्चे, द आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 0.707 ऑफ इट्स पीक वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आरएमएस वैल्यू और मेन वैल्यू के उसमें आप क्या कर सकते हो, इनका रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशन बिटवीन आई मीन एंड आई आरएमएस। ठीक है, हमें आई मीन और आर एम एस के उसमें करना है, तो अगर इनके बीच में रिलेशन करना है तो हमें आई मीन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। कितना था, 2I0/π, यही तो हमने कैलकुलेट किया था। और आई आर एम एस का क्या कैलकुलेट किया था बच्चे, I0/√2। तो अगर इन दोनों का चाहिए तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आई आर एम एस इज़ इक्वल टू 2I0 डिवाइडेड बाई पाई, और इसका करेंगे तो I0 यहाँ पे √2। तो I0 से तो I0 हमारा कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना आ जाएगा, 2√2/π। तो इसका मतलब आई मीन यानी कि जो मीन वैल्यू ऑफ द करंट आपका हाफ साइकिल में था वो आपका किसके इक्वल आता है, 2√2/π ऑफ द आई आर एम एस ऑफ द फुल साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक क्या हो जाता है बच्चे, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको चलो इतना कर लेते हैं। ठीक है, टाइम बचा है, नहीं बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर पेयर बना बना के है, दो उसका जैसे कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस एक उसमें सर्किट में लेना है, तो पहले हम इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं। ठीक है ना बेटा, इंडिविजुअली अगर करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम उसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। इंडिविजुअली करने के